सभी हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स और सभी न्यूरोथेरेपिस्ट और जिन्हें हम नहीं जानते हैं उन सभी लोगों के लिए भी आज से हम न्यूरोथेरेपी वेद जिसमें फिजियोलॉजी के कुछ ज़रूरी टॉपिक पर हम गुरुजी के द्वारा लिखित जानकारियों का अध्ययन करेंगे, जिससे हमें गुरुजी के पर्सपेक्टिव से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी होगी। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा सेल्स और उनकी कार्यशैली। न्यूरोथेरेपी वेद वन फिजियोलॉजी के चुने हुए अंश, जिसमें हम फिजियोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस करेंगे। हमारे शरीर में करीब 10 टू पावर 32 यानी 10,000 करोड़ 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 सेल्स हैं, जो बहुत ही छोटे होते हुए भी सभी जिंदा हैं। तो सेल हमारे शरीर की सबसे प्राथमिक व सूक्ष्मतम जीवित रचना है, जिससे शरीर के हर कार्य करने की क्षमता है। जिस प्रकार एक एक ईंट जोड़कर दीवार बनाई जाती है और दीवारों के मिलने पर अलग अलग कमरे बनाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे कि कोई सोने का कमरा है, कोई खाना बनाने का कमरा है, तो कोई नहाने का कमरा इत्यादि। उसी प्रकार एक एक सेल को जोड़कर टिश्यू बनती है और बहुत से टिश्यूज मिलकर मसल्स बने हैं और बहुत से मसल्स जुड़कर जो है ग्रंथियां बनी हैं और बहुत सी ग्रंथियां जुड़कर सिस्टम बना और बहुत से सिस्टम जुड़कर मनुष्य बना। तो कई मसल मिलकर एक ऑर्गन को बनाती हैं और हर ऑर्गन के कुछ निर्धारित कार्य होते हैं, जैसे लीवर, हृदय, किडनीज इत्यादि। कुछ ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम यानी संस्थान बनाते हैं, जिसकी एक खास फंक्शन या जिम्मेदारी होती है। उदाहरण के लिए सांस लेने के लिए 6 अंगों की जरूरत है। आपकी नाक, नाक के पीछे फेरिंग्स, उसके नीचे लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई एवं लंग्स, तथा इन सभी अंगों को पोषण देने के लिए रक्त नलिकाएं। ये अलग अलग जगह पर स्थित हैं और सभी मिलकर एक ही कार्य करते हैं, यानी श्वास प्रक्रिया की देखरेख, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन संस्थान कहते हैं। हमारे रक्त में जो आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं कणिकाएं होती हैं, उनका साइज यानी आकार 7.5 माइक्रोन मतलब 7.5 डिवाइड बाई 1000 mm होता है। रिकेट्सिया नामक वायरस का साइज 300 नैनोमीटर होता है, जिसका मतलब है 350 भागित 1,00,000 mm होता है। अब तक जो छोटे से छोटे वायरस जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, उनका साइज 15 नैनोमीटर मतलब 15 बटे 1,00,000 मिलीमीटर पाया जाता है।
यानी 15 जो नैनोमीटर है उसका अगर में देखा जाए तो उसका 1 लाखवां हिस्सा तो पाया गया है। मानव शरीर में सबसे छोटा सेल्स जिसमें न्यूक्लियस होता है उसे न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। उसका डायमीटर जो है वह 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। इस सेल्स की लंबाई एवं चौड़ाई सबसे छोटे वायरस की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा होता है। मतलब उसका वॉल्यूम यानी आयतन सबसे छोटे वायरस से बिलियन गुना ज़्यादा है। अगर हम सेल का एक ग्लोब या गेंद बना लो तो जो 15 नैनोमीटर का सबसे छोटा वायरस है जो सबसे पहले बने जो जिंदा होते हैं, इस गेंद या ग्लोब में कई करोड़ आएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में इतने छोटे जीव होते हैं जो जिंदा भी होते हैं। साइज बड़ा होने के कारण मानव सेल वायरस से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्य करने की क्षमता रखती है। हम सोच भी नहीं सकते किसी भी बड़े ऑफिस या कारखाने में ठीक रूप से काम होने के लिए सभी कर्मचारियों के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम होना जरूरी है। कुछ साल पहले तक ऑफिस के अंदर के संदेश प्यून यानी दफ्तरी ले जाया करते थे मालिक या मुख्य अधिकारियों के लिए, एवं बाहरी दुनिया से संपर्क करने हेतु टेलीफोन का उपयोग किया जाता था। आजकल टेलीफोन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, सो अलग बात है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी 2 अलग प्रकार के कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। सभी अंगों की कार्यों की देखरेख करने वाले अंग ब्रेन के अंदर हैं। ब्रेन तथा बाहरी दुनिया के साथ संबंध रखने के लिए जो संचार का सिस्टम है उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके संदेश विद्युत जैसे माध्यम की तेज रफ्तार से चलते हैं। इसके अलावा आम ग्रंथियों के बीच संदेश वहन करने के लिए हार्मोन नामक केमिकल्स होते हैं जो दफ्तरी या प्यून की तरह या दूध की तरह रक्त के माध्यम से सारे शरीर में संदेश पहुंचाते हैं। रक्त संचार काफ़ी तेज गति से होने पर भी विद्युत की गति की तुलना में बहुत ही कम गतिशील है। रोज़मर्रा के हर कार्य के लिए सभी सिस्टम को मिलजुल कर काम करना है। यह तभी संभव है जब हर एक सेल अपने कार्य को ठीक प्रकार से कर पाए। अब देखते हैं कि हर सेल के अंदर क्या भाग है और हर एक भाग का क्या काम करता है। तो सेल बहुत सी वस्तुओं के मिलने से बना है जिनमें मुख्य है पानी, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। पानी यही प्रधान तत्व है जो सेल का 70 से 80% भाग है। इस पानी में सेल की केमिकल्स मिली रहती हैं। इनमें कई सेल के अंदर जो पानी है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इनमें मुख्य हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर सेल के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट तथा बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। इनके अलावा थोड़ी मात्रा में सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइड भी है। ये सब सेल के अंदर की रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायक है तथा सेल के अंदर के कार्यों के नियंत्रण के लिए जरूरी है।
इन सब की सही मात्रा हो तो सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म का कार्य ठीक प्रकार से होगा। इनके ही प्रभाव से नर्व तथा मसल के फाइबर में इलेक्ट्रिक तथा केमिकल इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजने और लाने के लिए ज़रूरी है। अगर इनकी मात्रा में कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो शरीर के कई कार्यों में अड़चन आ जाएगी। कई पुरानी बीमारियां इलेक्ट्रोलाइट की गड़बड़ी के साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोटीन्स, जैसा कि हम आपने सुना कि पानी जो है सेल के अंदर 70 से 80% भाग है, वहीं दूसरे घटक के तौर पर प्रोटीन मौजूद होता है, जो कि साधारण सेल के वजन के 10 से 20% भाग होता है। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। एक को ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। ये मुख्यतः एंजाइम होते हैं जो सेल के अंदर के फ्लूइड में घुले रहते हैं। ये सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए इन प्रोटीन के प्रभाव से ही सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़कर शक्ति या एनर्जी बनाई जाती है और उस दौरान ऑक्सीजन के मिलने से वह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाती है। इन प्रक्रिया से प्राप्त एनर्जी से सेल अपना बाकी कार्य करता है और यही सेल की शक्ति है। तो पहले प्रकार का प्रोटीन देखा ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस को बढ़ावा देते हैं। दूसरे तरह के जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो हम आप सभी के शरीर में चमड़ी, बाल, नाखून इत्यादि जो है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन का उदाहरण है। सेल में ये प्रोटीन लंबे लंबे बहुत पतले रेशों के रूप में रहते हैं, जिनके कारण सेल के टिश्यूज इत्यादि बनते हैं। इसी प्रकार से मसल्स बनते हैं या ब्लड वेसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट इत्यादि बनते हैं। तो इनका मुख्य कार्य है मांसपेशियों को सिकुड़ने का मैकेनिज्म, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म प्रदान करना होता है। इसके अलावा ये प्रोटीन खास रूप में कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट इत्यादि में भी पाए जाते हैं। ध्यान रहे कि सेल के ऑर्गेनल्स और मेम्ब्रेन इत्यादि प्रोटीन से बनते हैं। लिपिड्स, इनमें पहला हमने देखा पानी, फिर हमने देखा प्रोटीन। अब हम देखते हैं और ध्यान से सुनेंगे लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स, इनमें बहुत प्रकार की वस्तुएं होती हैं। अलग अलग होने पर भी इन सब का एक ही गुण है कि वे फैट को घुलने वाली लिक्विड फैट सॉल्वेंट में घुल सकती हैं, मगर ये पानी में नहीं घुल सकती है। तो इनमें जो मुख्य हैं लिपिड्स में, वो हैं फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। ये सेल के वजन के 2% मात्र है। तो सेल के अंदर में भी छोटे छोटे अंग होते हैं जिन्हें ऑर्गेनल कहते हैं। हर एक का अलग अलग फंक्शन है और इन ऑर्गन से ही सेल के सारे कार्य नियंत्रित रूप से चलते हैं। पानी में ना घुलने के कारण ये लिपिड सेल के अंदर की दीवारें बनाने के काम में आते हैं और इनसे बने दीवारों के बीच ऑर्गेनल सुरक्षित रहती है। पानी से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता और ना ही वे गलेंगे।
हर ऑर्गेनेल के ऊपर भी 2 लिपिड मॉलिक्यूल्स तक परत चढ़ी रहती है। ताकि वे अलग अलग रहें और आपस में मिलकर एक ना हो जाएं। इन दोनों के अलावा कुछ सेल्स में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा अधिक होती है। इन्हें न्यूट्रल फैट भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड को। शरीर में एक किस्म के सेल हैं जिन्हें फैट सेल्स कहते हैं, तो उन सेल्स में करीब 95% ट्राइग्लिसराइड ही होते हैं। इन सेल्स में फैट संचित रहता है जो एनर्जी यानी ऊर्जादायक पोषण तत्वों का भंडार है। तो इनका उपयोग यह है कि शरीर को जब भी ऊर्जा की जरूरत पड़े तब इन्हें गलाकर ऊर्जा दी जा सकती है। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। यही जो है सेल की शक्ति है और इनकी प्रमुख भूमिका सेल को पोषण प्रदान करने का। हर सेल के अंदर ये थोड़ी मात्रा में ही पाए जाते हैं, मात्र 1%, जो कि ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। पर सेल के आजू बाजू में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF रहती है उसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में हमेशा रहता है, जो कि सेल की ज़रूरत के अनुसार उपयोग में लाई जाती है। तो अभी हमने देखा कि सेल का निर्माण किन बेसिक मटेरियल के द्वारा हुआ है और क्या क्या उनमें होता है। अब हम सेल के अलग अलग विभिन्न जो भाग हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल, उनके बारे में सुनेंगे और समझेंगे कि वह क्या है और कैसे कार्य करते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहला भाग आता है। तो सेल के ऊपर जो कवर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो यह सेल की बाहरी दीवार या झिल्ली है जो डबल लेयर यानी 2 परतों की बनी होती है। यह मुख्यतः फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन से बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड पानी में घुलते नहीं हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। सो वे सेल के आजू बाजू के पानी यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर की उन चीज़ों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह झिल्ली बहुत ही पतली होने पर भी इसमें कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जो सेल को मजबूती प्रदान करता है मगर उसके लचीलेपन को कम करता है। झिल्ली के कुछ प्रोटीन खुद एंजाइम होते हैं, जबकि कुछ अन्य प्रोटीन विभिन्न हार्मोन, एंजाइम तथा एंटीबॉडीज़ के रिसेप्टर के काम करते हैं, जिससे शरीर के कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। यह एक द्वारपाल जैसा काम करती है। इसमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे यह नियंत्रित करती है कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें कब आनी चाहिए और उन्हें सेल के अंदर आने देती है, एवं सेल द्वारा बनी हुई चीज़ें, हार्मोन्स, एंजाइम इत्यादि जो बाहर जानी चाहिए या जो अनावश्यक चीज़ें जिनकी सेल को उस समय आवश्यकता नहीं है, उन्हें उचित समय और उचित मात्रा में बाहर जाने देती है। अगर इस झिल्ली को सुई से चुभा दिया जाए और सुई को बाहर निकाल दिया जाए तो वह जगह अपने आप बंद हो जाता है, जिससे साबित होता है कि सेल मेम्ब्रेन में सेल्फ हीलिंग यानी अपने आप को ठीक करने की क्षमता होती है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं टोरटोरा एंड ग्रावस की 8th एडिशन पेज नंबर 56 पर ये जानकारी लिखी हुई है।
तो पहला सेल का जो महत्वपूर्ण भाग था वो था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण भाग की तरफ जिसको कहते हैं साइटोसॉल। सेल की झिल्ली के अंदर पानी जैसा लेकिन पानी से ज़्यादा गाढ़ा एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे साइटोसॉल कहते हैं। इसी फ्लूइड में प्रोटीन, एंजाइम, भोजन से प्राप्त पोषण तत्व, आयंस इत्यादि कई चीज़ें घुली रहती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ भी मिली हुई है जिनमें मुख्य है ऑर्गेनल्स तथा उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें जिसे मेलानिन, ग्लाइकोजन, ट्राइग्लिसराइड इत्यादि। अब ये साइटोसॉल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। अब उन ऑर्गेनल्स को एक एक करके हम समझेंगे कि क्या क्या वो ऑर्गेनल्स होंगे। पहले उनकी जानकारी हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम उनका अध्ययन करेंगे। सेल के अंदर खास कार्यों के लिए जैसे सेल का विकास, दुरुस्ती तथा नियंत्रण के लिए खास आकार की रचनाएं होती हैं जिन्हें ऑर्गेनल्स कहते हैं। इनमें मुख्य है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, पैराक्सीसोम्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स इत्यादि। ध्यान दीजिए, ग्रोथ यानी विकास के लिए सेल अपने आप को दुगना बनाती है और ये जो दुगना करने की जो प्रक्रिया है इसे मिटोसिस कहते हैं। और यह तब तक नहीं होगा जब तक कि साइटोसॉल के अंदर मौजूद ऑर्गेनल डबल साइज का ना हो जाए। इस कार्य के लिए ओरिजिनल न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि शरीर ने बनाए, ना कि जो बाहर दवाइयों से मिलते हैं। साथ में विटामिन B12, फॉलिक एसिड, थायमिन इत्यादि भी चाहिए। और ये सभी न्यूट्रिएंट्स तभी बनेंगी या उनका अवशोषण तभी होगा जब आपका पाचन संस्थान ठीक हो। इसीलिए एलएमएनटी में यानी न्यूरोथेरेपी में गुरुजी जो कि न्यूरोथेरेपी के फाउंडर हैं, लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी के फाउंडर हैं, जिन्हें प्यार से हम सभी लोग गुरुजी कहते हैं। तो उनका कहना है कि हर बड़ी बीमारी के लिए हमें पेट को ठीक करना है, क्योंकि यह बीमारी से वास्तविक तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर दोनों ही रूप से ये जुड़ा हुआ है। तो ऑर्गेनल के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा है, पहला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सबसे बड़ा ऑर्गेनल है जिसमें न्यूक्लियस की बाहरी झिल्ली से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जो जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को मिलाकर एक नाम से जाना जाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी साइटोप्लाज्म के अंतर्गत साइटोसॉल के अलावा ऑर्गेनल तथा मेलानिन इत्यादि चीज़ें सभी शामिल है सिवाय न्यूक्लियस के। दूसरा ऑर्गेनल है न्यूक्लियस।
तो ये है सबसे बड़ा ऑर्गेनल है जो अक्सर गोलाकार या अंडे के आकार का होता है। इसकी बाहरी दीवार भी एक डबल परत की झिल्ली की बनी हुई है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। यही सेल का केंद्र भी है जो कि सेल के अंदर के हर कार्य को ऑर्गेनल्स द्वारा करवाता है। इस झिल्ली में भी कई छिद्र होती हैं जिनके द्वारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में आरएनए या प्रोटीन्स या अन्य चीज़ों की यातायात होती रहती है। पूर्ण रूप से विकसित आरबीसी को छोड़कर शरीर के बाकी सभी सेल के अंदर में कम से कम एक न्यूक्लियस तो होता ही है। न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ छोटी गोलाकार रचनाएं होती हैं जिनकी बाहरी झिल्ली नहीं होती है। इन्हें न्यूक्लियोलाई कहते हैं। ये डीएनए एवं आरएनए और प्रोटीन के झुंड होते हैं। इनमें राइबोसोम की कई झुंडें होती हैं जो कि नए प्रोटीन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब एक सेल का दो सेल बन रहा होता है तब न्यूक्लियोली गायब हो जाते हैं, मगर नए सेल बनने के बाद दोबारा बन जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं जो डीएनए से बने हुए हैं, जिसे सेल की जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब हम सुनेंगे डीएनए, आरएनए तथा न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। डीएनए, आरएनए तथा न्यूक्लियोटाइड्स। हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म की एसिड्स पाई जाती हैं। इन्हें डीएनए तथा आरएनए कहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड से बनी हैं। यही आनुवांशिक प्रवृत्तियों का निर्णय करते हैं तथा एंजाइम के कार्य एवं कितनी मात्रा में बनना है इसका भी नियंत्रण करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीज़ों से बनती है, जिसमें एक जिसे राइबोस शुगर कहते हैं, दूसरा जिसे फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं तथा तीसरा जिसे बेस कहते हैं, जो निम्न चारों में से एक है। बेस पेयर, जिसको ATGC कहा जाता है, जहाँ A का मतलब है एडिनिन, T का मतलब है थाइमिन, G का मतलब है ग्वानिन एंड C का मतलब है साइटोसिन। याद रहे कि यह थायमीन जो है डीएनए के अंदर पाया जाता है। इसका थायमीन नामक विटामिन के साथ कोई संबंध नहीं है और इनकी स्पेलिंग भी अलग अलग है। जो डीएनए के अंदर पाया जाता है उसकी स्पेलिंग है THYMINE, और जो विटामिन के रूप में शरीर में मौजूद रहता है जिसको हम खाने के तौर पर लेते हैं उसकी स्पेलिंग है THIAMINE, थायमाइन। तो ये दोनों अलग अलग हैं। अनेक न्यूक्लियोटाइड्स को विशिष्ट तरह से जोड़कर डीएनए एवं आरएनए को बनाया जाता है। इन दोनों के कारण ही सेल के अंदर सभी प्रोटीन का उत्पादन होता है, जो कि सेल का मुख्य कार्य है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही रहती है और उससे प्राप्त संदेश के अनुसार आरएनए न्यूक्लियस के बाहर निकलकर राइबोसोम के अंदर
उचित प्रोटीन बनवाने का नियंत्रण करती है। आरएनए कई प्रकार की होती है जिनका अलग अलग फंक्शन तथा नाम होता है। डीएनए तथा कई प्रोटीन को एक बहुत ही आश्चर्यजनक कॉम्पैक्ट यानी संतुलित रचना बनाकर रखा जाता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम की कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट को जीन्स कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हर सेल के अंदर वे सभी जीन्स हैं जिनमें यह क्षमता है कि वे सभी प्रकार की प्रोटीन बना सकते हैं जिसकी शरीर को आवश्यकता है। फिर भी अनेक सेल जिस जगह या अंग पर स्थित हैं केवल उन प्रोटीन्स को ही बनाते हैं जो कि शरीर में उनके खास कार्य के लिए जरूरी है। इसे आप देख सकते हैं रॉसन विल्सन 9th एडिशन पेज नंबर 31। अब हम सुनेंगे डीएनए से एमआरएनए का बनना और नए प्रोटीन का उत्पादन किस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम का जो स्ट्रैंड रहता है उसमें जैसा कि हमने देखा था बेस पेयर होती हैं साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन। इन्हें न्यूक्लियोटाइड बेसिस कहते हैं। तो ये अपना ग्रुप बनाती हैं। फिर डीएनए का स्ट्रैंड एक अलग हो जाता है जिसके बारे में हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। तो वह आगे चल के एक एमआरएनए का कोड बनता है जहाँ पर उसमें यूरेसिल जुड़ जाता है। तो यूरेसिल के जुड़ने से थाइमिन की जगह पर अगर यूरेसिल जुड़ जाता है तो वहाँ एमआरएनए स्ट्रैंड बन जाती है और यही एमआरएनए आगे न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाता है और राइबोसोम से जुड़ता है। और जहाँ पर राइबोसोम जो है अमीनो एसिड और एमआरएनए की कोडिंग के हिसाब से अमीनो एसिड की मदद से प्रोटीन तैयार करता है। तो इस तरीके से एक शॉर्ट में अगर हम समझे तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा और फिर आगे नए प्रोटीन का उत्पादन होगा। अगला जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल के पावर हाउस यानी ऊर्जा केंद्र हैं। जब हम सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन से ये सेल के अंदर ग्लूकोज को जलाकर एटीपी बनाते हैं जिससे सेल के अंदर के हर कार्य के लिए ऊर्जा या एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर सेल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन से एनर्जी बनाने से वंचित रह जाएगा और इनके बगैर सेल काम ही नहीं कर सकता। एटीपी तथा एनर्जी बनाने की इस प्रक्रिया को सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सी ऑर्गेनल हैं और एक सेल्स में 100 से कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और किसी किसी सेल में हजारों भी होते हैं जैसे कि मसल, लीवर एवं किडनी, ट्यूब्यूल्स की सेल्स। इनकी संख्या इस पर निर्भर करता है कि सेल को कितनी एनर्जी चाहिए।
तो ये सेल के उस भाग में अधिक होते हैं जहां पर अधिक एनर्जी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया भिन्न भिन्न साइज के होते हैं, छोटे से छोटे कुछ 100 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक के होते हैं, एवं मोटाई में 1 माइक्रोमीटर और लंबाई 7 माइक्रोमीटर तक के होते हैं। इनकी भी डबल झिल्ली होती है जिसमें शेल्फ बनी होती हैं और जिनके साथ कुछ ऐसी एंजाइम जुड़ी होती हैं जिन्हें ऑक्सीडेटिव एंजाइम कहा जाता है। इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया में एक मैट्रिक्स होता है जिसमें डिसॉल्व एंजाइम भरी रहती है, यानी घुली हुई एंजाइम से ये सेल्फ भरे होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, जिनके द्वारा न्यूट्रिएंट से एनर्जी बनाई जाती है। ये एंजाइम जो मैट्रिक्स में भरे रहते हैं और साथ में शेल्व के भरे या अटैच हुए एंजाइम मिलकर न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। ऐसा होने से उससे जो शक्ति या एनर्जी बनती है उसे एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। फिर इस एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर सेल में भेज दिया जाता है ताकि सेल को काम करने के लिए जहाँ पर भी सेल को ज़रूरत हो इस शक्ति यानी कि एटीपी को उपयोग करे। ज़रूरत पड़ने पर माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरा, तीसरा या चौथा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। तो जैसे जैसे सेल को एटीपी की अधिक आवश्यकता हो वैसे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया बनते जाते हैं। ध्यान रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा ही डीएनए है जैसा कि सेल के न्यूक्लियस में, इसीलिए सेल या माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे डुप्लीकेट सेल या माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं। तो ये थी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की जर्नी। अब हम सुनेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम ये आरएनए तथा प्रोटीन की बनी हुई छोटी ग्रेन्यूल्स हैं जिन्हें हम सेल का किचन यानी रसोई घर समझ सकते हैं। ये आरएनए के संदेशानुसार साइटोप्लाज्म के अंदर के अमीनो एसिड से नई प्रोटीन बनाती है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियोलस के अंदर तथा न्यूक्लियस के बाहर अकेले या झुंड में पाई जाती हैं। जो राइबोसोम अकेली होती हैं वे उस सेल्स की कार्यों के लिए तथा उस सेल के उत्पादन के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए उनको बनाती हैं। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऊपरी सतह पर भी राइबोसोम पाई जाती हैं जो शरीर के अन्य सेल्स के लिए भी प्रोटीन बनाती हैं, जो शरीर के अन्य सेल्स के लिए प्रोटीन बनाती हैं। तो ये था हमारा राइबोसोम। अगला महत्वपूर्ण ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे सभी सेल्स अंदर से तकरीबन एक जैसे हैं। हर सेल के बाहर एक डबल लेयर है यानी 2 झिल्लियां जिनके बीच में सीरस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ बनती रहती है। सेल के न्यूक्लियस की बाहरी परत भी डबल लेयर है। न्यूक्लियस की बाहरी झिल्ली के साथ लगी हुई छोटे चैनल्स यानी नलियां जैसी होती हैं ये, और ये भी 2 मेम्ब्रेन या झिल्ली की बनी हुई है। ये न्यूक्लियस के अंदर तथा उसके बाहर सेल की मेम्ब्रेन तक भी फैली रहती हैं, जिन्हें संक्षेप में ईपीआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। इनका मुख्य कार्य है कि इनके अंदर से होकर राइबोसोम में बनी प्रोटीन या अन्य केमिकल सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक या सेल के मेम्ब्रेन तक पहुंचती हैं। ये दो प्रकार की होती है। एक को रफ या ग्रेन्युलर ईपीआर कहते हैं तथा दूसरे को स्मूथ या एग्रेन्युलर ईपीआर कहते हैं। रफ ग्रेन्युलर ईपीआर इन पर रफ इसलिए होती है क्योंकि इन पर राइबोसोम लगा रहता है या चिपका रहता है, या फिर इनके साथ राइबोसोम जुड़े रहते हैं जिनमें आरएनए रहते हैं, और ये वे प्रोटीन, एंजाइम तथा हार्मोन्स बनाती हैं जो गोल्गी एपरेटस में स्टोर किए जाते हैं और ज़रूरत के अनुसार शरीर के अन्य सेल्स के उपयोग के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा ये तात्कालिक केंद्र हैं जिनमें नई प्रोटीन संचित रहते हैं। ये कुछ प्रोटीन्स के साथ शुगर को मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाती है। दूसरा तरह का जो ईपीआर है उसको बोला जाता है स्मूथ एग्रेन्युलर ईपीआर। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रहते या बनते हैं और ये अनेक प्रकार की जैसे फैटी एसिड, फास्फोलिपिड तथा स्टेरॉयड हार्मोन्स भी बनाती है तथा इनमें शराब, कीटनाशक दवाइयाँ एवं कैंसर को उकसाने वाली केमिकल्स को भी खत्म करने की क्षमता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कई अन्य फंक्शंस भी हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अन्य फंक्शन के तौर पर पहला है कि इनमें कुछ इस प्रकार के एंजाइम भी होते हैं जिनके द्वारा ग्लाइकोजन को कंट्रोल किया जा सकता है जब उसको एनर्जी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि इनमें ऐसे बहुत सी एंजाइम हैं जिनके द्वारा दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को दूर किया जा सके ताकि सेल को कोई नुकसान ना हो। वे इसके लिए कई तरीकों को अपनाते हैं जिनमें मुख्य है कोगुलेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, ग्लाइकुरोनिक एसिड की सहायता से कॉन्जुगेशन करना या अन्य तरीकों से करता है। कॉन्जुगेशन मतलब जुड़ना। अगला जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनल है वो है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस एक ऐसी रचना है जो कि न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक होता है और यह सभी सेल्स में होता है, पर जो सेल्स ग्लैंड्स की सिक्रेशन बनाती है उनमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर काम करता है और इसमें मेम्ब्रेन से बनाई छोटी थैलियों को एक के ऊपर एक रखी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन या हार्मोन इत्यादि बनाते हैं उन्हें ईआर वेसिकल्स नामक अन्य छोटी नलियों में भरकर गोल्गी एपरेटस तक एक पुल जैसा बनाकर छोड़ दिया जाता है जिनके द्वारा उन चीज़ों को गोल्गी एपरेटस में भेजा जाता है। इसका मुख्य कार्य है कि उन प्रोटीन्स को अलग अलग विभाजित करके उन्हें गाढ़ा करके प्रिकर्सर के रूप में तैयार करता है। फिर उन्हें सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स नामक छोटी छोटी थैलियों में पैक करके रखा जाता है और जब ज़रूरत हो उन्हें बाहर छोड़ा जाता है। जो प्रोटीन या लिपिड सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए ज़रूरी हैं
बेबी गोल्जी एपरेटस के अंदर आते हैं, जिन्हें लाइसोसोम तथा सेक्रेटरी वेसिकल्स या साइटोप्लाज्म की अन्य रचनाएं बनाई जाती हैं। अगला जो हमारा ऑर्गेनल है वो है लाइसोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रकार की थैलियां बनाते हैं जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं, जिनकी डबल लेयर है। इनमें 5 से 8 नैनोमीटर के ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक कंपाउंड भरे होते हैं। इन वेसिकल्स को बना बनाकर गोल्जी एपरेटस में भेजा जाता है, जिसमें गोल्जी द्वारा प्रोसेस यानी तैयार किया हुआ पदार्थ इन वेसिकल्स में भरकर सेल के साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है, और उन्हीं तैयार की गई वेसिकल्स को लाइसोसोम कहा जाता है। और ये लाइसोसोम छोटी छोटी थैलियों की तरह की ऑर्गेनल हैं, जो गोल्गी ऑपरेटर्स से टूटकर निकलती हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई रहती हैं। विभिन्न सेल के अलग अलग लाइसोसोम्स होते हैं, जिनकी साइज या मोटाई 250 से 750 नैनोमीटर है। नैनोमीटर मतलब 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां हिस्सा। इनका बाहरी आवरण डबल टिश्यू का बना होता है, जिसमें 5 से 8 नैनोमीटर के दाने या ग्रेन्यूल्स भरी पड़ी होती हैं, जो कि करीब 40 विभिन्न अलग तरह के एंजाइम का झुंड है। ये एंजाइम हाइड्रोलाइसिस नामक प्रक्रिया से सेल के अंदर की कई चीज़ों को तोड़ने की क्षमता रखती है। साधारणतः लाइसोसोम की बाहरी झिल्ली इन एंजाइम्स को सेल के दूसरे पदार्थों के साथ ना मिलने या मिक्स होने से बचाता है, या दूसरे पदार्थों के साथ मिक्स नहीं होने देता। लेकिन ज़रूरत के अनुसार सेल कुछ लाइसोसोम की झिल्ली को तोड़ देता है। तो अगर हम लाइसोसोम के फंक्शंस के तौर पर देखें तो इसके बहुत महत्वपूर्ण अलग अलग तरह के फंक्शन हैं, जिनमें से कुछ ज़रूरी कार्यों के बारे में हम यहाँ सुनेंगे और समझेंगे। पहला है कि लाइसोसोम के अंदर इस प्रकार के एमाइलेज हैं जिनके द्वारा पॉलीसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइसिस कर करके ग्लूकोज में बदल देता है। इस फंक्शन को डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड की मॉलिक्यूल को कहते हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर लाइपेज हैं, जो लिपिड यानी फैट को हाइड्रोलाइसिस कर फैटी एसिड एवं फैटी एसिड को ग्लिसराइड्स में बदल देता है। इस तरह से प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके अमीनो एसिड में बदलना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना, या लिपिड से फैटी एसिड बनाना, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल बनाना इत्यादि सेल के सभी कार्य इन्हीं के द्वारा ही होता है। लाइसोसोम के अंदर न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस को पचाने वाली एंजाइम भी है, जिसके द्वारा यह न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज कर कर इनको मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में बदल देता है। इस तरह से वे विभिन्न प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स और ग्लाइकोजन इत्यादि को पचा देती है। और जब कभी कोई बाहरी कीटाणु या बैक्टीरिया सेल में आ जाता है तो लाइसोसोम दो विभिन्न तरीकों से उन्हें समाप्त करता है। एक यह है कि इन वेसिकल्स के ऊपर की मेम्ब्रेन फट जाती है और उनके अंदर जो भरे हुए 5 से 7 नैनोमीटर के ग्रेन्यूल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, और ये हाइड्रोलिटिक कंपाउंड द्वारा
उस बैक्टीरिया के ऊपर की मेम्ब्रेन को हाइड्रोलाइसिस यानी गला देते हैं और उसको समाप्त कर देते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि इनके वेसिकल्स के ऊपर मेम्ब्रेन फट जाती है, उसके अंदर भरा हुआ केमिकल बैक्टीरिया के ऊपर गिरेगा और वो उसको गला देगा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा। दूसरा तरीका ये होता है कि ये लाइसोसोम नामक अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम बनाते हैं। लाइसोजाइम्स नामक शक्तिशाली एंजाइम्स बनाते हैं जो बैक्टीरिया की बाहरी परत को पचाकर समाप्त कर देते हैं। अगर सेल के अंदर या बाहर कोई एक्स्ट्रा टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है तो उसे भी समाप्त कर देते हैं। यानी ये ट्यूमर जैसे अनचाहे ग्रोथ को भी खत्म करने की क्षमता रखते हैं। तो जब हम न्यूरोथेरेपी में बन पैरा देते हैं तो शरीर में गांठें कहीं भी हों वे तुरंत ही नरम हो जाते हैं और एक आध दिनों में कम हो जाते हैं। इसी उपचार से हम ट्यूमर, लाइपोमा इत्यादि नहीं, यहाँ तक कि कैंसर के कारण जो शरीर में दर्दें आती हैं उन्हें भी कम कर पाते हैं। और इसी उपचार से हम कई ऐसी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। सो गुरुजी ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद जो है वन पैरा से हम गोल्जी एपरेटस के लाइसोसोम को उकसा रहे हैं। अगला है कि अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल का टिश्यू खराब हो जाता है तो डेड टिश्यू बन जाता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जब खराब हो जाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ लाइसोसोम उसे चारों तरफ से उसे ढक लेता है और अंदर के माल को खा जाते हैं या डाइजेस्ट कर देते हैं ताकि वहाँ पर नया टिश्यू बना दिया जाए। यही कारण है कि लाइसोसोम को सेल्स का गार्बेज सिस्टम कहते हैं। जैसा कि ऊपर हमने सुना कि लाइसोसोम की डबल म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर 2 से 5 नैनोमीटर की मोटाई की ये मेम्ब्रेन होती है, जिसमें लाइसोसोम के अंदर की एंजाइम्स को हाइड्रोलाइसिस कर इतना शक्तिशाली बनाया जाता है कि वह किसी बाहरी वस्तु को समाप्त कर दे। अगर किसी ग्लैंड के सेल्स का कार्य है कि कोई खास केमिकल को बनाना है, अगर वह ज़्यादा मात्रा में बन जाए तो उस सेल्स के लाइसोसोम उस अधिक बने हुए केमिकल को समाप्त कर देते हैं। मेलेनोसाइट सेल्स के लाइसोसोम्स मेलानिन को बनाते हैं जिससे चमड़ी और आँखों को कालापन मिलता है। वैसे ही मास्ट सेल के लाइसोसोम्स सेरोटोनिन बनाती हैं जो इन्फ्लामेशन में काम आता है। कुछ साल पहले मालूम हुआ कि हमारे इम्यून सिस्टम में जो सेल्स हमारी इम्यूनिटी को ठीक ठाक रखने के लिए जो केमिकल बनाते हैं वही भी लाइसोसोम के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो बहुत ध्यान देने की बात है कि टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर जो बहुत ही बलवान सेल्स हैं और कैंसर तक के बलवान शत्रु के सेल्स को नाश कर सकते हैं, तो उनके अंदर के केमिकल्स जिनके द्वारा शत्रु का नाश किया जाता है वह इन्हीं लाइसोसोम द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि परफोरिन एंड ग्रांजाइम GRANZYMES ग्रांजाइम्स नाम के केमिकल का बनना, जिनके द्वारा अति बलवान वायरस और ट्यूमर सेल्स को समाप्त किया जा सकता है। तो परफोरिन द्वारा दूसरे वायरस इत्यादि की ऊपरी जो जिल्द है या म्यूकस मेम्ब्रेन में परफोरेशन यानी छेद कर करके उसके अंदर ऐसे प्रोटीन भरे जाते हैं कि वह समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार मुंह के लार में भी लाइसोजाइम्स होते हैं और जो कि हमारी रक्षा के लिए होते हैं। गोल्गी एपरेटस के अन्य मुख्य उत्पादन के तौर पर अगर हम देखें तो दूध में एक शुगर होता है जिसे गैलेक्टोज कहते हैं। यह सेरेब्रोसाइड का एक मुख्य अंग है जो एक फैटी सब्सटेंस है जो नर्व तथा कुछ अन्य टिश्यूज में पाया जाता है।
गैलेक्टोज लीवर तथा ग्लूकोज में बदला जाता है, लेकिन इस अदल बदल के लिए खास एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो कि कुछ बच्चों में जन्म से नहीं बनता। उस एंजाइम की कमी से रक्त में गैलेक्टोज बढ़ जाता है, जिसे गैलेक्टोसीमिया नामक कंजेनिटल बीमारी आ जाती है। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसका दवाइयों द्वारा इलाज नहीं होता है और ऐसे बच्चे 2-3 साल में मर जाते हैं। वैसे यह बीमारी रेयर है और बहुत कम है। म्यूकस में एक वस्तु है जिसे प्रोटियोग्लाइकन्स कहते हैं, वह भी यही बनता है। तो हड्डियों में या कार्टिलेज में एक वस्तु उपयोग की जाती है जिससे ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बनती है, वह भी यहीं बनाई जाती है। तो क्या बनपेरा इन सभी चीज़ों के लिए उपयोगी होगा, ये अभी ट्राई करना है कि गैलेक्टोसीमिया डिजीज़ में क्या हम बनपेरा यूज़ कर सकते हैं, वो भी देखना है। अगला हमारा खास ऑर्गेनेल्स है, वो है पराक्सीसोम। पराक्सीसोम्स एक खास किस्म की वेसिकल्स यानी पानी की भरी थैली होती है जिनमें कई किस्म के एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य है कैटालेज नामक एंजाइम। ये प्रायः शरीर के सभी सेल्स में होती है और मुख्य रूप से ये लीवर में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये लाइसोसोम जैसी ही लगती है मगर वे उनसे भिन्न हैं और इनका काम भी अलग है। लाइसोसोम गोल्गी अपरेटस द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि पराक्सीसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती है और इनमें ऑक्सीडेजेस के तत्व होते हैं, जबकि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइसिस के तत्व होते हैं। पराक्सीसोम में बहुत सी तत्व ऐसी है जो कि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन आयन के साथ मिलाकर साथ में सेल के अंदर के दूसरे केमिकल्स की सहायता से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बना देते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत ही सख्त या हाईली ऑक्सीडाइजिंग वस्तु है जो कैटालिस के साथ मिलकर काम करती है। तो ऑक्सीडेजेस उनको बोलते हैं, उन एंजाइम को कहते हैं जो ऑक्सीडेशन को उकसाते हैं, और हाइड्रोलाइसिस उन एंजाइम को कहते हैं जो हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया को उकसाते हैं। तो पराक्सीसोम के अंदर ही कैटालिस नामक एक दूसरी एंजाइम पाई जाती है जिसके द्वारा बहुत सी वस्तुओं को ऑक्सीडाइज कर देती है। अगर ये ऐसा ना करे तो उन वस्तुओं की सख्त जहर सेल को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसा कि जब मनुष्य शराब पीते हैं तो उसकी जो जहर है लिवर के सेल्स में जो पराक्सीसोम होती है वे समाप्त कर देती है ताकि शरीर को नुकसान ना हो। दूसरा, ये फैटी एसिड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कैटालिस मैकेनिज्म से ऑक्सीडाइज कर देती हैं जिससे एसिटाइल कोलाइन ए बन जाता है जिसको सेल एनर्जी की तरह उपयोग कर लेती है। ये प्यूरिन्स को यूरिक एसिड में बदलती है तथा एक्सेस फैटी एसिड की ब्रेक डाउन करते हैं तथा ये माइलिन और बाइल एसिड के उत्पादन के लिए भी जरूरी है। ये जानकारी आपको मिलेगी सेम्बुलिंगम पेज नंबर 10, एक बुक है उसमें मिलेगा। तो इन सब से पता चलता है कि डी जनरेशन की बीमारियों में तथा माइलिन की गड़बड़ी की बीमारियों में इनकी कमी है। तो जब हम वन थायराइड देते हैं तब डी जनरेशन की बीमारियों की पेशेंट को तुरंत स्फूर्ति और दर्दों में राहत मिलती है। तो इससे गुरुजी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या वन थायराइड से हम पराक्सीसोम को उकसा रहे हैं। पराक्सीसोम की कमी से जेलवेजर सिंड्रोम नामक जन्मजात बीमारी आती है जिसका मुख्य लक्षण है लीवर का सिरोसिस तथा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जन्मजात बीमारियां इत्यादि। टेबर 18th एडिशन पेज नंबर 1452 के अकॉर्डिंग। शायद यही राज है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में वन थायराइड इतना कामयाब है। अभी इस पर और रिसर्च करनी बाकी है और ये
लीवर सिरोसिस में काम देगा, यह भी अभी ट्राई करके देखना है, जो हम आगे देखेंगे। अगले ऑर्गेनल्स के तौर पर हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स। तो बहुत सी सेल्स का एक खास फंक्शन होता है कि वे स्पेशल सब्सटेंस यानी खास वस्तु सीक्रेट करते हैं यानी बनाते हैं। सेल के अंदर वस्तुएं चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने या गोल्जी अपरेटस में बने, उन वस्तुओं को एक किस्म की थैली में स्टोर या जमा रखा जाता है। जब तक शरीर को उस केमिकल की जरूरत ना हो, उन थैलियों को सेक्रेटरी वेसिकल्स या सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कहा जाता है और बाद में उन्हें सेल के साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप समझें कि जैसे पैनक्रियाज की एसिनी सेल प्रोटीन पचाने के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम बनाती है, उन्हें भी सेक्रेटरी वेसिकल्स यानी थैलियों में ही रखा जाता है जब तक शरीर को उस एंजाइम की जरूरत ना हो, और उन्हें वेसिकल्स में ट्रिप्सिनोजन नामक प्रो एंजाइम के रूप में रखा जाता है ताकि वे पैनक्रियाज के अंदर ही काम करना शुरू ना कर दें। और जब भोजन में प्रोटीन को पचाने के लिए इस एंजाइम की ज़रूरत होती है, तो यह ट्रिप्सिनोजन सेक्रेटरी वेसिकल से निकलकर पैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा डिओडिनम में चला जाता है, जहां पर एंटेरोकाइनेज नामक एंजाइम द्वारा ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बदला जाता है और फिर पेट से आए हुए भोजन के प्रोटीन को पचा देता है। तो आज के इस भाग में हमने देखा सेल किस तरह से बनती हैं और हमारे शरीर का निर्माण करती हैं, साथ ही उनके कई महत्वपूर्ण ऑर्गेनल्स के बारे में हमने समझा और उनके कार्यों के बारे में जाना। अगले भाग में हम पाचन संस्थान के बारे में सुनेंगे और समझेंगे। सभी को बहुत बहुत आत्म नमस्कार। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।